वेलकम टू बिहार मैटर्स। आज के इस विशेष एकेडमिक सत्र में हम एक ऐसे विषय का गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं जो न केवल राज्य की भौगोलिक वास्तविकता है बल्कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। आज का हमारा विषय है बिहार आपदा प्रबंधन एवं बाढ़ जोखिम 2025-26, मतलब बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फ्लड रिस्क 2025-26। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह व्याख्यान विशेष रूप से उन सभी परीक्षार्थियों के लिए है जो बीपीएससी, बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, एसआई और टीचर या जो टीआरई जैसी बिहार की सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। एकदम सही। और देखिए, अब सभी विद्यार्थियों के शुरुआत में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपदा प्रबंधन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट कोई सामान्य विषय नहीं है। प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस विषय से सीधे विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल। हम आज सिर्फ आंकड़े नहीं रटेंगे, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे के विज्ञान और भौगोलिक कारणों को समझेंगे, क्योंकि जब तक आप क्यों और कैसे को नहीं समझेंगे ना, तब तक मुख्य परीक्षा में एक ठोस और प्रभावशाली उत्तर लिखना संभव नहीं होगा। सही कहा आपने। तो आइए सबसे पहले बिहार की आपदा प्रोफाइल यानी डिजास्टर प्रोफाइल की उस बुनियादी संरचना को समझते हैं जो इस पूरे विषय की नींव है। अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो बिहार एक पूरी तरह से लैंडलॉक स्टेट है, यानी भू आवेष्ट राज्य है। जी। चारों तरफ से जमीन से घिरे होने के कारण जल निकासी के लिए यह राज्य पूरी तरह से नदियों पर निर्भर है। इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो है इसका जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी। बिल्कुल। और ये आंकड़ा है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर हम आपदा के नजरिए से सोचें तो ये आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा जोखिम है ना? बहुत ही सटीक बिंदु उठाया है आपने। विद्यार्थियों को इस 1106 के आंकड़े को सिर्फ एक संख्या की तरह नहीं देखना चाहिए। जरा कल्पना कीजिए, 1 वर्ग किलोमीटर के छोटे से दायरे में 1000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। जब कोई आपदा, मान लीजिए बाढ़, उस क्षेत्र में आती है तो वो सिर्फ जमीन को नहीं डुबोती, बल्कि एक साथ हजारों जिंदगियों, उनके मवेशियों और आजीविका को संकट में डाल देती है। ये जो उच्च जनसंख्या घनत्व है, ये आपदा के प्रभाव या कह लें वल्नरेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। और इस संवेदनशीलता को राज्य का जो मौसम चक्र है वो और भी जटिल बना देता है। अगर हम वर्षा यानी रेनफॉल के पैटर्न को देखें तो बिहार में वार्षिक औसत वर्षा 1205 मिलीमीटर है। जी। इसमें भी एक बड़ी चुनौती ये है कि इस पूरी बारिश का लगभग 80% हिस्सा केवल कुछ ही महीनों में, मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून या साउथ वेस्ट मानसून के दौरान गिर जाता है। यही सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। बिल्कुल। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ एक ऐसा तथ्य है जिसे कंठस्थ करना आवश्यक है। बिहार के कुल 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित यानी फ्लड प्रोन श्रेणी में आते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि राज्य की लगभग 7.6 करोड़ आबादी, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 72% है, वो सीधे तौर पर बाढ़ के साये में जीती है। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ी प्रशासनिक और भौगोलिक चुनौती सामने आती है, और वो है नेपाल पर निर्भरता, नेपाल डिपेंडेंसी। यह तथ्य बीपीएससी जैसी परीक्षाओं का सबसे पसंदीदा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल रहा है। विद्यार्थियों को यह समझना होगा कि बिहार में आने वाले बाढ़ के पानी का 72% हिस्सा नेपाल की नदियों से आता है। जी हाँ, ये सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक क्रॉस बॉर्डर इशू है, सीमा पार का मामला है। जब हम आपदाओं का वर्गीकरण करते हैं तो बाढ़ को प्राथमिक आपदा या प्राइमरी डिजास्टर मानते हैं, लेकिन ये पानी अकेले बिहार की उपज नहीं है। सही बात है। और बाढ़ के अलावा भी राज्य में आपदाओं की एक लंबी सूची है। उत्तर बिहार जहां बाढ़ से जूझता है, वहीं दक्षिण बिहार के जिले जैसे गया और औरंगाबाद गंभीर सूखे मतलब ड्रॉट का सामना करते हैं। इसके अलावा भूकंप या अर्थक्वेक का खतरा भी लगातार बना रहता है। और एक आपदा जिस पर अक्सर कम बात होती थी, लेकिन अब वो सबसे घातक बन चुकी है, वो है वज्रपात, लाइटनिंग। हाल के वर्षों में मृत्यु दर के मामले में
वज्रपात नंबर 1 कारण बन गया है और इसे एसडीआरएफ के तहत एक घोषित आपदा डिक्लेयर्ड डिजास्टर का दर्जा भी मिल चुका है। साथ ही शीतलहर, लू जिसे हम हीट वेव कहते हैं, और चक्रवात के प्रभाव भी समय समय पर देखे जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम इन सभी आपदाओं में सबसे विनाशकारी शक्ति की बात करते हैं तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से उत्तर बिहार की ओर जाता है, और विशेष रूप से एक नदी की ओर जिसे बिहार का शोक सौरव बिहार कहा जाता है, कोसी नदी। कोसी नदी का भौगोलिक प्रोफाइल समझना विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। इसका उद्गम तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के पास से होता है, जहां इसे सप्तकोसी कहा जाता है। वहां से ये भारत में बिहार के सुपौल जिले के भीमनगर बैराज से प्रवेश करती है। करीब 260 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद ये कटिहार के कुर्सेला में गंगा नदी में मिल जाती है जी। लेकिन इसका जो ये शोक वाला स्वरूप है वो इसके पानी से ज्यादा इसके साथ आने वाली गाद यानी सिल्ट के कारण है। यही वो तकनीकी पहलू है जहां परीक्षार्थियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। कोसी नदी प्रतिवर्ष 192 मिलियन टन सिल्ट लोड अपने साथ हिमालय से काट कर लाती है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा सिल्ट लाने वाली नदियों में से एक है। इस भारी गाद का परिणाम क्या होता है? नदी का रास्ता भर जाता है। बिल्कुल, रास्ता दब जाता है और पानी नया रास्ता तलाशने लगता है। इससे हम मार्ग परिवर्तन या कोर्स शिफ्टिंग कहते हैं। बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसी सिल्ट जमाव के कारण कोसी नदी पिछले 200 वर्षों में लगभग 120 किलोमीटर पश्चिम यानी वेस्टवर्ड की ओर खिसक गई है। 120 किलोमीटर का खिसकना। विद्यार्थियों इस बात की गंभीरता को समझें। इसका मतलब है कि एक विशाल नदी ने पीढ़ियों के भीतर अपना पूरा का पूरा भूगोल बदल लिया है। ये सिर्फ एक नदी नहीं है, ये एक भौगोलिक बुलडोजर, ज्योग्राफिकल बुलडोजर की तरह है जो अपने रास्ते में आने वाले हर गांव, हर खेत को निगलती हुई आगे बढ़ती है। और इसी मार्ग परिवर्तन का सबसे खौफनाक मंजर हमने 2008 की कोसी आपदा में देखा था। कोसी डिजास्टर 2008। 18 अगस्त की वो तारीख। जी, 18 अगस्त 2008 की वो तारीख आपदा प्रबंधन के इतिहास में काले दिन की तरह दर्ज है। उस दिन नेपाल के कुसाहा में तटबंध टूट गया था। नदी अचानक अपने पुराने पूर्वी मार्ग की ओर मुड़ गई। इस महाविनाश का पैमाना इतना बड़ा था कि लगभग 33 लाख लोग रातों रात विस्थापित हो गए। 5 लाख हेक्टेयर खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। सुपौल, मधेपुरा, अररिया और सहरसा जैसे जिले पूरी तरह जलमग्न हो गए थे। ये स्वतंत्रता के बाद बिहार में हुआ सबसे बड़ा विस्थापन था। इस त्रासदी ने एक बहुत बड़े नीतिगत मुद्दे को जन्म दिया जिसे समझना मुख्य परीक्षा यानी मेंस के लिए बेहद जरूरी है। वो है तटबंध विरोधाभास, एम्बैंकमेंट पैराडॉक्स। वर्तमान में बिहार में नदियों के किनारे लगभग 12,400 किलोमीटर लंबे तटबंध या एम्बैंकमेंट्स बनाए गए हैं। इनका मूल उद्देश्य था नदी को एक निश्चित रास्ते में बांधना ताकि बाढ़ का पानी बाहर ना आए। लेकिन जमीन पर इसका असर बिल्कुल उल्टा हुआ है। देखिए, इसे उदाहरण से समझते हैं विद्यार्थियों। मान लीजिए आप एक पाइप में लगातार रेत और पानी डाल रहे हैं। जी। धीरे धीरे क्या होगा, पाइप के निचले हिस्से में रेत जमने लगेगी और पानी का स्तर ऊपर उठता जाएगा। बिहार की नदियों के साथ ठीक यही हो रहा है। जी। तटबंधों के भीतर सिल्ट जमा होने के कारण नदी का तल, रिवरबेड, आसपास की जमीन से ऊपर उठ गया है। इससे हैंगिंग रिवर्स यानी झूलती नदियों की स्थिति पैदा हो गई है। नदी आसपास के गांवों से ऊंचाई पर बह रही है। अब होता यह है कि जब बारिश का पानी तटबंध के बाहर जमा होता है तो वो वापस नदी में नहीं जा पाता, क्योंकि नदी तो उससे ऊंची है। बिल्कुल, और इससे स्थायी जल भराव, वाटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कोसी के तटबंधों के बीच रहने वाले लोग तो एक साथ बाढ़ और जल भराव दोनों का दंश झेलते हैं। यह एक बहुत ही स्पष्ट और चिंताजनक तस्वीर है। कोसी के अलावा बिहार की अन्य प्रमुख नदियों, अदर मेजर रिवर्स, का भी अपना महत्व है जिन पर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। गंगा नदी राज्य की जीवन रेखा है जो बिहार में 445 किलोमीटर लंबी है और राज्य को उत्तर और दक्षिण 2 स्पष्ट भागों में बांटती है। जी। उत्तर बिहार में गंडक, महानंदा, जिसे उत्तर बिहार का शोक भी कहा जाता है, बागमती और कमला बलान जैसी प्रमुख नदियां हैं।
वहीं दक्षिण बिहार में सोन, पुनपुन और फल्गु नदियां हैं। फल्गु नदी की विशेषता यह है कि यह मानसून को छोड़कर बाकी समय सूखी ही रहती है। अब जब हमने इन प्राकृतिक चुनौतियों को समझ लिया है तो हमें ये देखना होगा कि हमारा सिस्टम इनसे कैसे निपटता है। आइए इस एकेडमिक चर्चा को कानूनी ढांचा एवं संस्थाओं, लीगल फ्रेमवर्क एंड इंस्टीट्यूशंस की ओर ले चलते हैं। बिल्कुल। भारत में आपदा प्रबंधन का सबसे प्रमुख कानूनी आधार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, डीएम एक्ट 2005। विद्यार्थियों को इसके पीछे का संदर्भ याद रखना चाहिए। ये कानून कोई सामान्य परिस्थिति में नहीं बना था। 26 दिसंबर 2004 की जो विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी आई थी, उसने हमारी तैयारियों की पोल खोल दी थी। उसी के बाद ये सशक्त कानून लाया गया। और इस अधिनियम के तहत जो प्राधिकरण बनाए गए हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उनके पदानुक्रम और अध्यक्षों से अक्सर परीक्षाओं में सीधे प्रश्न आते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं जी। इसी तरह राज्य स्तर पर एसडीएमए यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और जिला स्तर पर डीडीएमए डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करती है, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी यानी डीएम या कलेक्टर होते हैं। यहाँ विद्यार्थियों पदेन या एक्स ऑफिशियो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति उस पद पर आसीन होगा, जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, वो स्वतः ही इस प्राधिकरण का अध्यक्ष बन जाएगा। बिल्कुल। राज्य के स्तर पर बात करें तो बीएसडीएमए यानी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय पटना में है। जब जमीन पर कोई आपदा आती है तो जो टीम सबसे पहले मोर्चा संभालती है वो है एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और वर्तमान में इसकी 16 बटालियन है। परीक्षार्थियों के लिए यहाँ काम का तथ्य ये है कि बिहार में एनडीआरएफ की 12वीं बटालियन पटना में स्थित है। और एक भ्रम जो अक्सर विद्यार्थियों के बीच रहता है वो ये है कि एनडीआरएफ के जवान सेना से आते हैं, आर्मी से। लेकिन ऐसा नहीं है। एनडीआरएफ के जवान सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ आदि से डेप्यूटेशन पर आते हैं। खैर, संस्थागत ढांचे को समझने के बाद अगर हम सीधे बाढ़ प्रबंधन, फ्लड मैनेजमेंट पर आएं तो इसके कारण और प्रभाव काफ़ी स्पष्ट हो चुके हैं। जी, हमने सिल्टेशन और नेपाल पर निर्भरता की बात की। एक और बड़ा कारण जो हाल के वर्षों में जुड़ा है वो है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। सही कहा। जलवायु परिवर्तन के कारण अब बारिश का जो पैटर्न है वो बदल गया है। बहुत कम समय में अत्यधिक बारिश हो जाती है जिसे नदियां संभाल नहीं पाती। नेपाल में ऊपर की तरफ कोई बड़े बांध, अपस्ट्रीम रिजर्वायर्स नहीं है जो इस पानी के वेग को रोक सकें। इसी का नतीजा है कि बिहार में हर साल औसतन 1 से 2 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। इतने बड़े पैमाने पर आने वाली आपदा से निपटने के लिए एक त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म का होना आवश्यक है। बाढ़ का पूर्वानुमान, फ्लड फोरकास्टिंग लगाने का काम सीडब्ल्यूसी यानी केंद्रीय जल आयोग करता है। सेंट्रल वाटर कमीशन। बिहार में सीडब्ल्यूसी के 32 से अधिक स्टेशंस हैं। जी। ये स्टेशन 24 से 72 घंटे पहले खतरे का पूर्वानुमान दे देते हैं। इसके आधार पर एनडीएमए अलर्ट जारी करता है। फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुट जाती हैं। और जब स्थिति बेकाबू हो जाती है, पूरे इलाके जलमग्न हो जाते हैं, तब भारतीय वायुसेना आईएएफ के हेलीकॉप्टरों की मदद से एयर ड्रॉपिंग के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकारी योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय यानी गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंडिया नेपाल कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होती है। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो एनडीएमपी 2019 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान हमारा मुख्य दिशा निर्देश है। बिल्कुल। इसमें स्थानीय समुदाय के ही स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में काम कर सकें, क्योंकि आपदा के समय सबसे पहले पड़ोसी ही काम आता है। बिहार सरकार ने भी स्कूलों में स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम लागू किया है। इसके अलावा पर्यावरण को संतुलित करने के लिए जल जीवन हरियाली मिशन भी राज्य की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण पहल है। लेकिन इन योजनाओं से परे जो सबसे जटिल हिस्सा है वो है कूटनीति। जब 72% पानी नेपाल से आ रहा है तो बिना नेपाल के सहयोग के कोई भी समाधान स्थायी नहीं हो सकता।
इसीलिए द्विपक्षीय संधियां, बायलैटरल ट्रीटीज, परीक्षा के नजरिए से बहुत अहम हो जाती हैं। विद्यार्थियों को इन संधियों के वर्ष अच्छे से याद होने चाहिए। कोसी संधि 1954 में और गंडक संधि 1959 में हस्ताक्षरित हुई थी। लेकिन इन सबसे भी महत्वपूर्ण एक और संधि है। जी, वह है महदकाली संधि, जो 1996 में हुई थी। ये संधि इसलिए इतनी अहम है क्योंकि इसी के तहत पंचेश्वर बहुउद्देश्य बांध, पंचेश्वर मल्टीपर्पज डैम का प्रस्ताव रखा गया था। ये बांध नेपाल में बनना है। अगर ये बांध बन जाता है तो पानी के एक बहुत बड़े हिस्से को ऊपर ही नियंत्रित किया जा सकेगा, जिससे बिहार में बाढ़ का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से जटिल भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल कारणों से ये परियोजना दशकों से रुकी हुई है। ये इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे भूगोल की समस्या का समाधान अक्सर कूटनीति और राजनीति में उलझ कर रह जाता है। बिल्कुल। अब बाढ़ और पानी की इस विस्तृत चर्चा के बाद हमें धरातल के नीचे छिपे खतरे की ओर देखना होगा। भूकंप जोखिम, अर्थक्वेक रिस्क। जी, बिहार का भूकंपीय क्षेत्रीकरण, सिस्मिक जोनेशन, समझना परीक्षा के लिए एक बहुत ही ट्रिकी हिस्सा है, क्योंकि अक्सर इसमें भ्रामक विकल्प दिए जाते हैं। विद्यार्थियों, ये बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार उत्तर बिहार जोन 4 हाई डैमेज रिस्क जोन में आता है। इसका कारण यह है कि ये सीधे हिमालयी भूकंपीय बेल्ट और नेपाल की फॉल्ट लाइनों के करीब है। वहीं जो हमारा दक्षिण बिहार है वो जोन 3 मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन में आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है विद्यार्थियों, वो ये है कि बिहार का कोई भी हिस्सा जोन 5 यानी सर्वाधिक जोखिम वाले क्षेत्र में नहीं आता है। बिल्कुल। भले ही ये जोन 5 में ना हो, लेकिन जोन 4 का खतरा भी कोई कम नहीं है। अगर हम ऐतिहासिक भूकंपों, हिस्टोरिक अर्थक्वेक्स पर नजर डालें तो इसका अंदाजा लग जाएगा। 15 जनवरी 1934 का नेपाल बिहार भूकंप कोई भूल नहीं सकता। उसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 8.1 थी, जो बहुत ही भयानक मानी जाती है। इसका केंद्र मुंगेर के पास था। जी, मुंगेर के पास। उस समय आज से करीब 90 साल पहले इस भूकंप में लगभग 30,000 मौतें हुई थीं। ये 20वीं सदी के सबसे घातक भूकंपों में से एक है। उसके बाद 21 अगस्त 1988 का भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। और हाल ही की बात करें तो 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में जो गोरखा भूकंप आया था, तीव्रता 7.8, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। उस भूकंप का असर बिहार में भी साफ महसूस किया गया था, जिसमें राज्य में 59 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। भूगर्भ वैज्ञानिक लगातार ये चेतावनी देते रहे हैं कि इस बेल्ट में एक बड़े भूकंप की ऊर्जा संचित हो रही है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। जमीन और पानी के इन खतरों के बाद अब हम उन आपदाओं की बात करते हैं जो सीधे आसमान से कहर बरपाती हैं। वज्रपात, सूखा और लू, लाइटनिंग, ड्रॉट एंड हीट वेव। हमने शुरुआत में जिक्र किया था कि वज्रपात आज के समय में एक बड़ा साइलेंट किलर बन गया है। ये अब एक घोषित प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर है। जी, जरा सोचिए, बाढ़ जो इतनी तबाही मचाती है, उससे ज्यादा मौतें वज्रपात से हो रही हैं। सालाना 300 से 500 से अधिक लोग अपनी जान गंवाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे उन किसानों और मजदूरों का होता है जो खुले खेतों में काम कर रहे होते हैं। इसी खतरे को कम करने के लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। IITM पुणे और IMD भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मिलकर एक बहुत ही उपयोगी ऐप विकसित किया है, जिसका नाम है दामिनी ऐप। जी, ये ऐप क्या करता है? ये GPS लोकेशन के आधार पर 40 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने से लगभग 30 से 40 मिनट पहले ही एक अलर्ट, एडवांस वार्निंग दे देता है। अगर किसान भाई इस ऐप का उपयोग करें तो वे समय रहते सुरक्षित स्थानों पर जा सकते हैं और कई जानें बचाई जा सकती हैं। तकनीक का ऐसा ही एक और उपयोग सूखा और लू यानी ड्रॉट एंड हीट वेव की निगरानी में भी हो रहा है। दक्षिण बिहार के जिले जैसे गया, औरंगाबाद, नवादा आदि नियमित रूप से सूखे का सामना करते हैं। राज्य सरकार फसल के स्वास्थ्य और सूखे की स्थिति पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट आधारित तकनीक NDVI, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स का उपयोग करती है। बिल्कुल, यह तकनीक आसमान से ही बता देती है कि खेतों में हरियाली कम हो रही है, यानी सूखा पड़ रहा है। इसी दक्षिण और मध्य बिहार में अप्रैल से जून के बीच लू, हीट वेव का प्रकोप भी बहुत जानलेवा होता है।
गया जैसे जिलों में तो तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये एक बहुत ही अजीब स्थिति है। अगर आप समग्र रूप से देखें तो यहाँ बिहार का एक बहुत बड़ा भौगोलिक विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ बिहार, सामने आता है। एक ही राज्य में एक ही समय पर जब उत्तर बिहार के जिले पानी में डूब रहे होते हैं, ठीक उसी समय दक्षिण बिहार के किसान पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे होते हैं, भयंकर सूखे का सामना कर रहे होते हैं। ये विरोधाभास राज्य के आपदा प्रबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और इन सभी स्थानीय चुनौतियों से निपटने के लिए हमें वैश्विक मानकों की भी आवश्यकता होती है। इसीलिए इस व्याख्यान के अंतिम पड़ाव में हम सेंदाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 पर चर्चा करेंगे। ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन (DRR) के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है। इसे 18 मार्च 2015 को जापान के सेंदाई शहर में अपनाया गया था। इसने पुराने ह्यूगो फ्रेमवर्क (HFA) की जगह ली है। परीक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों को ये याद रखना है कि भारत उन 187 देशों में शामिल है जो इस फ्रेमवर्क के हस्ताक्षर करता है, सिग्नेटरीज हैं। इस फ्रेमवर्क की संरचना बहुत ही वैज्ञानिक है। इसके अंतर्गत 4 प्राथमिकताएं, 4 प्रायोरिटीज ऑफ एक्शन तय की गई हैं। जी। पहला, आपदा जोखिम को समझना। दूसरा, जोखिम का प्रबंधन करने के लिए आपदा जोखिम प्रशासन को मजबूत करना। तीसरा, जोखिम न्यूनीकरण में निवेश करना। और चौथा, प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए तैयारियों को बढ़ाना। इसके साथ ही सेंदाई फ्रेमवर्क में 7 वैश्विक लक्ष्य, 7 ग्लोबल टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें A से G तक वर्गीकृत किया गया है। जैसे टारगेट A है वैश्विक मृत्यु दर को कम करना, टारगेट C है आर्थिक नुकसान को कम करना आदि। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना NDMP 2019 है, वो पूरी तरह से इसी सेंदाई फ्रेमवर्क के सिद्धांतों के अनुरूप है, अलाइंड है। हम जो भी नीतियां बना रहे हैं वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं। विद्यार्थियों, इसी के साथ हम इस अत्यंत महत्वपूर्ण अकादमिक सत्र के समापन की ओर पहुंच गए हैं। एक बार फिर से परीक्षा प्रासंगिकता की पुष्टि करना आवश्यक है। आज हमने जितने भी तथ्यों और अवधारणाओं का गहराई से विश्लेषण किया है, जैसे बिहार में 72% पानी का नेपाल से आना, कोसी नदी का 200 वर्षों में 120 किमी पश्चिम की ओर खिसकना, NDMA के पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की भूमिका, 1934 के विनाशकारी मुंगेर भूकंप की तारीख और तीव्रता, वज्रपात की चेतावनी के लिए दामिनी ऐप और तटबंध विरोधाभास। बिल्कुल। ये सभी विषय आपकी BPSC, BSSC और अन्य सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ और मुख्य दोनों प्रश्न पत्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। और मेरी सभी परीक्षार्थियों को यही सलाह है कि वे आज चर्चा किए गए इन अकादमिक तथ्यों, भौगोलिक कारणों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का बार-बार पुनरीक्षण यानी रिवाइज करें। मुख्य परीक्षा में रटे हुए जवाब काम नहीं आते, बल्कि इन तथ्यों का सही विश्लेषणात्मक उपयोग ही आपको अच्छे अंक दिलाएगा। जी। अंत में मैं आपके वैचारिक चिंतन के लिए एक प्रश्न छोड़ रहा हूं, जिस पर आपको गहराई से सोचना चाहिए। यदि बिहार में बाढ़ के पानी का 72% हिस्सा सीधे नेपाल से आता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाकाली संधि के तहत प्रस्तावित पंचेश्वर बांध जैसे प्रोजेक्ट्स भू राजनीतिक कारणों से रुके हुए हैं, तो क्या सिर्फ राज्य के भीतर 12,400 किलोमीटर लंबे तटबंधों को ऊंचा करते रहने से बिहार कभी इस तटबंध विरोधाभास, एम्बैंकमेंट पैराडॉक्स या स्थायी जल भराव से मुक्त हो पाएगा? ये वास्तव में एक ऐसा प्रश्न है जो सिर्फ परीक्षार्थियों को ही नहीं बल्कि नीति निर्माताओं को भी सोचने पर मजबूर करता है। विद्यार्थियों, आपदा प्रबंधन का यह विषय सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं बल्कि हमारे राज्य के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए भी समझना जरूरी है। हमारी यह विशेष श्रृंखला अगले सत्र में एक नए और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक के विस्तृत अकादमिक विश्लेषण के साथ जारी रहेगी। अपनी परीक्षा की तैयारी को इसी प्रकार केंद्रित, विश्लेषणात्मक और तथ्यात्मक बनाए रखें। धन्यवाद। जुड़े रहें बिहार मैटर्स के साथ।